नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, हम लोग एनसीईआरटी सीरीज के कक्षा 6 के ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। जो जानकारी आपको चाहिए हमारे द्वारा किसी भी तरीके की, आप लोग बेफिक्र होके वीडियो देखते समय नीचे एक कमेंट कर दिया करिए। अपनी मूल बात को कमेंट कर देंगे तो हम उस तथ्य या उस जानकारी को आप तक ज़रूर वीडियो के माध्यम से या कमेंट के ही माध्यम से आपको ज़रूर देंगे। आप लोग जब तक कोई चीज़ पूछेंगे नहीं, उसका सटीक उत्तर नहीं मिल पाएगा, तो आपके मन में जो भी तैयारी से संदर्भित जानकारी चाहिए, आपकी कोई समस्या है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कोई विषय, हम उस विषय या उस मैटर पे भी वीडियो बना के आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में कमेंट करिए कि जानकारी देखिए। हम कक्षा 6 से लेके 12 तक एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। ठीक, करंट अफेयर्स से जोड़ के जो घटनाएं बनेंगी इतिहास भूगोल में, मतलब जीएस के संदर्भ में, उन सभी बिंदुओं को भी बताएंगे कि आपको पढ़ना कहाँ से है। ठीक, जब तक आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तब तक मान चलिए कि आपका प्री परीक्षा नहीं निकलेगी। प्री परीक्षा के लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। मेंस के लिए देखिए, ज्ञान के साथ साथ प्रदर्शन की ज़रूरत होती है। आप कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं उत्तर लेखन में, लेकिन प्री में कोई प्रदर्शन नहीं करना है आपको सिर्फ ABCD काला करना है गोला। और जब तक आपको ज्ञान नहीं है, आपका कोई भी प्रश्न सही नहीं होगा। ठीक, मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको अच्छी जानकारी मिले, आपका काम हो जाए बस। हमारे द्वारा शुरू किया गया यह प्रयास आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यह कभी भी किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह बिल्कुल निःशुल्क जानकारी दी जाएगी और ए ग्रेड की जानकारी दी जाएगी। हम एनसीईआरटी सीरीज में जो एनसीईआरटी में चीज़ें लिखी गई उसी को पढ़ाएंगे। हो सकता है मैं कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ, वह किसी दूसरी किताब में कुछ उस मैटर पे ज़्यादा दिया हो, तो उस ज़्यादा मैटर को मैं इसमें इसलिए नहीं सम्मिलित कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एनसीईआरटी को ही कवर कर रहा हूँ। मुझे भी पता है कि कुछ मैटर छूट जाता है, दूसरी किताबों को 2-3 किताब या 4 किताब को जोड़ के बनाएं। आप कभी भी परीक्षा देते हैं तो आप सिर्फ बेसिक के नोट्स जो प्राइवेट कोचिंग के या पब्लिकेशन के मार्केट में मिल रहे हैं उसी को अध्ययन करते हैं और उसी से अपना उत्तर चेक करते हैं। आप बेसिक बुक कभी पढ़ते ही नहीं हैं। बेसिक बुक आजकल इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, आप उसको PDF में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, और उसको पढ़िए। बेसिक बुक में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है, मैंने पहले ही बताया। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। कक्षा 6 से लेके 12 तक की जिन जिन विषयों की जानकारी एनसीईआरटी को पढ़नी है, उसमें आप संविधान की पढ़ सकते हैं, इतिहास की पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है। ठीक, इन विषयों की एनसीईआरटी तो ज़रूर पढ़िए, साथ ही साथ समाज, ठीक, सोशल उसका है जो सामाजिक विज्ञान का समाज शास्त्र को पढ़िए, और 11-12 की नागरिक शास्त्र आती है उसको पढ़िए। ठीक, इन विषयों को जब आप पढ़ लेंगे तो आपका जीएस में मान के चलिए यूपीएससी में 30 से 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं, और पीसीएस खास करके यूपी पीसीएस में भी यही 50 का दायरा रहता है। आप प्रश्न को जब पकड़ नहीं पाते तो आपको लगता है कि प्रश्न आया कहाँ से, जबकि जो बेसिक किताबें वो उठाते नहीं। एनसीईआरटी के साथ साथ एक चीज़ और मैंने आप लोगों को बताई थी कि एनसीईआरटी पढ़िए। यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, तो यूपी बोर्ड की भी किताबें पढ़िए। कौन सी? 9 से लेके 12 तक की। अब 9 से 12 तक की आपको किताबें तो आराम से मार्केट में मिल जाएंगी, खास करके विज्ञान, भूगोल, इतिहास। ठीक,
ये तीनें तो ज़रूर पढ़िए। भूगोल, विज्ञान, इतिहास यूपी बोर्ड की। राजस्थान बोर्ड की भी किताबें बहुत अच्छी हैं। मैंने स्वयं देखी है, राजस्थान बोर्ड की किताबें बहुत अच्छी हैं, 9 से 12 तक। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है। ठीक, ये सब बेसिक किताब है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छी भाषा में लिखी गई हैं। आप कोचिंग के मोटे नोट्स जो खरीद लेते हैं या पब्लिकेशन की बुक, उसमें क्या होता है कि बहुत त्रुटियां होती हैं। याद रखिए एक चीज़, आप एनसीईआरटी बोर्ड की किताबें जो होती हैं, यूपी बोर्ड या अन्य स्टेट की बोर्ड, इसको जो लिखते हैं सब अच्छे प्रोफेसर और लेक्चरर होते हैं, जो अच्छी डिग्री लेके सिलेक्ट हैं। उनका एक पैनल बनता है जो इन किताबों को लिखते हैं। प्राइवेट कोचिंग, प्राइवेट पब्लिकेशन के सारे राइटर पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में सब वही तैयारी करने वाले बच्चे हैं। सब एक दूसरे के कट कॉपी पेस्ट करके मैटर तैयार करते हैं और बुक छाप के बेचते हैं और आप लोग वही बुक खरीदते हैं। आप एक नोट्स बनाइए एक एक विषय का। इन तीनों स्टेट की किताबें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप इनसे संबंधित नोट्स बना लीजिए और उसके बाद जब नोट्स बना लीजिए आप अपना कोई, तो आप इन प्राइवेट पब्लिकेशन की जो किताबें हैं इनसे आप उसकी तुलना करिए, तो आपको स्वयं लगेगा कि मेरा नोट्स इनसे बेटर है। बस ये है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर एक विषय पे 2 घंटे समय देते हैं और एक दिन 3 विषय को कवर करते हैं, 2-2 घंटे, 6 घंटे और 2 घंटे करंट अफेयर्स, 8 घंटे का टाइम टेबल बना के अगर पढ़ेंगे, तब आपको बहुत चीज़ें स्वतः क्लियर होती जाएँगी। अगर एक बार बेसिक क्लियर कर लिए आप लोग पढ़ के, तो याद रखिएगा प्री कभी नहीं रुकेगा, और जब प्री नहीं रुकेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंस पढ़ने के लिए रह जाता है। और जिस दिन मेंस अच्छे से पढ़ लिया और प्रदर्शित कर दिया वहाँ पे लेखन शैली में, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 की भूगोल। ग्लोब, अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गति, प्रमुख परिमंडल, महाद्वीप और भारत की स्थिति और विस्तार। ठीक, हमें पता है कि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। कैसी है पृथ्वी? दीर्घवृत्ताकार है। उत्तर और दक्षिण में के ध्रुव पर ये थोड़ी चपटी है। मतलब आपको अगर बनाने के लिए कहा जाए तो ये तो गोला हो गया, लेकिन गोले को ऐसे भी बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है पृथ्वी के जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है वह थोड़ा दबा हुआ है बाएं दाएं की तुलना में। ठीक है, पूरब और पश्चिम, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का मतलब ऊपर और नीचे का मतलब समझिएगा, ऊपर नीचे का भाग। ग्लोब पृथ्वी का लघु मॉडल है। हम लोग अक्सर ग्लोब को पढ़ते हैं, खरीद के लाते हैं छोटा सा गोले के रूप में। यह पृथ्वी का ही एक लघु मॉडल है जो वास्तविक प्रतिरूप को दर्शाता है। ठीक, ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागरों को उसी आकार में प्रदर्शित करके दिखलाया जाता है। एक सुई, कहने के ये तात्पर्य है सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित हो, जिसे अक्ष कहते हैं। जैसे ये सुई मान लीजिए, और पृथ्वी के अंदर से बीचों बीच एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव ले जाते हैं, तो जो थोड़ा सा झुकाव है यही अक्ष है। ठीक, ये झुकाव ही अक्ष है। ग्लोब पर 2 बिंदु जिनसे होकर कोई सुई गुजरती है उसे दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ये उत्तरी ध्रुव हो गया जिसे गुजर रही है, और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक, विषुवत वृत्त क्या है? एक काल्पनिक रेखा है विषुवत वृत्त, जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये जो रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को या ग्लोब को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। पृथ्वी के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अक्षांश क्या है? विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर, जैसे ये विषुवत वृत्त है बीचों बीच लाइन, इससे ध्रुवों की ओर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसके बगल में आप देखेंगे जैसे ऐसे ऐसे एक रेखाएं गुजरती हुई दिखाई देती हैं जब ग्लोब पे, यही अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक, क्या है? अक्षांश रेखाएं।
ये तो जीरो लाइन है। विषुवत वृत्त का जो बीचों बीच भाग है उसे जीरो लाइन कहते हैं। ऊपर जैसे जैसे जाते हैं 1 2 3 4 करके ये बढ़ते क्रम में रहती है और लास्ट में जाके 90 हो जाता है। इस प्रकार 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश में विभाजित किया जाता है। एक प्रश्न बनता है, आप लोग पढ़ते हैं कि कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। देखिए, जीरो को तो गिना जाता है, लेकिन जो ऊपर का 90 डिग्री है, याद रखिएगा ये शून्य है, तो इसको नहीं गिना जाता। 89 प्लस 89 यही गिना जाता है। तो कितना हो गया ये तीनों मिला के? इसको गिना जाएगा, जीरो दर्शाया जाता है लेकिन एक रेखा मानी जाती है। तो 9 9 18 1 19, 8 8 16 1 17, यही अक्षांश रेखाओं की संख्या आपको मिलती है। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश विभाजित हैं। उत्तरी भाग को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, दक्षिणी भाग को दक्षिणी अक्षांश। कर्क रेखा, याद रखिएगा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री बीचों बीच ऊपर की तरफ स्थित है। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में होता है। मकर रेखा कहाँ है? यही मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश में है। ठीक, कर्क और मकर के मध्य, जो कर्क और मकर रेखा होती है, मान लीजिए कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा, इसके मध्य का जो भाग है, सूर्य की किरणें यहाँ वर्ष में वर्ष भर, पूरे समय वर्ष भर एक बार जरूर सीधी चमकती हैं। किसी एक समय, दोपहर के समय मुख्यतः सिर के ठीक ऊपर होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे, अर्थात मान लीजिए कर्क रेखा है और ये मकर रेखा, तो इसके ऊपर और इसके नीचे जो क्षेत्र होता है वह शीत कटिबंध कहा जाता है। ठीक, उसे क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध। ठीक, देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। इन ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये होता क्या है, गोल ग्लोब पर एक दूसरे के विपरीत होती है। मान लीजिए ये 1 डिग्री देशांतर रेखा है, तो ये उस पार जाके 179 ऐसे मिलेगी। ठीक, ऐसे ऐसे एक दूसरे से मिली रहती हैं, सब जाके पोल पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे मिल जाती हैं। ठीक, तो देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी स्थान की स्थिति पूर्व पश्चिम को दर्शाती हैं। देशांतर रेखाओं के आधार पर ही किसी देश की स्थिति का गणना की जाती है। याद रखिएगा, ब्रिटेन की वेधशाला है ग्रीनविच, उसी के गुजरने वाली जो देशांतर रेखा, उसी को जीरो देशांतर मान लिया गया है। खगोलविदों द्वारा उसे काल्पनिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि ये वही जीरो लाइन है। ठीक, और वहीं से पूरब और पश्चिम के जो मतलब क्षेत्र हैं उन्हें विभाजित किया जाएगा समय जोन में। तो यह 180 पूरब, 180 पश्चिम की ओर विभाजित हैं। 82.5 किस क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट का जो समय है, भारत का मानक समय है। यह ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटा आगे है। आगे है, याद रखिएगा, पीछे नहीं है। रूस में कुल 11 समय जोन बनाए गए हैं। भारत में एक बनाया गया है, रूस में कुल 11, जो विश्व में सर्वाधिक माना जाता है। प्रमाणित रूप से सर्वाधिक है। ऐसे तो फ्रांस या 1-2 देश और हैं जो इससे ज़्यादा है, लेकिन वो प्रमाणित नहीं है। पृथ्वी पर कुल 24 समय जोन में विभाजित किया गया पृथ्वी को। प्रत्येक 15 देशांतर, याद रखिएगा, प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का समय परिवर्तन होता है। 1 घंटे का समय परिवर्तन किस पे होता है? 15 पे। अगर 15 से 60 को भाग दे तो एक अक्षांश पे 4 मिनट, एक देशांतर पे
एक देशांतर रेखा पे 4 मिनट का अंतर होता है और 15 अंश पे पूरा 1 घंटा। जीरो अक्षांश विषुववृत्त पे है। जीरो देशांतर कहाँ है? ग्रीनविच, जिसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। ठीक, 23.5 कर्क रेखा है। उत्तरी अक्षांश 23.5 नहीं, 23.5 नहीं है, ये 23 डिग्री 30 मिनट पढ़ा जाता है। 23 डिग्री 30 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी और उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री को उत्तरी ध्रुव उत्तरी अक्षांश पे और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 82 नहीं है, 82.30 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट। ये जो वो चिन्ह होता है लास्ट में, ये मिनट को दर्शाता है। ये देशांतर के संदर्भ में होता है और ये अपना जो समय काल का मिनट है उससे नहीं मिनट संबंध होता है इसका। तो ये भारतीय मानक समय 30 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की 2 गति होती है, याद रखिएगा। कभी पूछ ले तो कहीं भी पूछ ले, चाहे इंटरव्यू में पूछ ले चाहे प्रश्न पत्र पे, याद रखिएगा पृथ्वी की केवल 2 गतियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है घूर्णन गति या परिभ्रमण। इसे क्या कहा जाता है? परिभ्रमण या घूर्णन, रोटेशन। अंग्रेजी में इसका है रोटेशन, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है इससे। तो घूर्णन गति का मतलब होता है पृथ्वी भी घूमती है, आपको पता है पृथ्वी भी अपने अक्ष पे घूमती रहती है। जो पृथ्वी चक्कर मतलब अपना घूमती रहती है, जो पृथ्वी की गति है उसी को भ्रमण, घूर्णन या परिभ्रमण या रोटेशन कहा जाता है। और लगभग 24 घंटे में वह एक बार अपनी पुनरावृत्ति कर लेती है, घूम के फिर अपने पुनर्स्थान पे आ जाती है। इसका परिणाम क्या होता है? तो जो रात दिन की घटना होती है वह घूर्णन गति, रोटेशन या परिभ्रमण के कारण होती है। परिभ्रमण या घूर्णन या रोटेशन के कारण दिन और रात की स्थिति का कार्य होता है और समय का निर्धारण भी किया जाता है इसके आधार पर। तो 2 चीज़ें याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाती है वो घूर्णन गति कहलाती है या परिभ्रमण कहलाता है या रोटेशन कहलाता है। इसी क्रिया के कारण दिन और रात की घटना होती है, समय का निर्धारण किया जाता है। दूसरी घटना पृथ्वी की होती है परिक्रमण। परिक्रमण मतलब सूर्य का जो चक्कर लगाती है वह परिक्रमण है। क्या है? रिवोल्यूशन। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी तो वह परिक्रमण होती है, मतलब दूसरे की कक्षा की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमण एक दूसरे ग्रह या पिंड, या ग्रह नहीं, तारे की जब परिक्रमा करता है, सूर्य तारा है तो वह परिक्रमा करता है, तो परिक्रमण। याद रखिएगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब एक स्थिर कक्षा में घूमती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं, रिवोल्यूशन। परिक्रमण में परिक्रमा याद रखिए। तो जब परिक्रमा करेंगे तो आप किसी पिंड की परिक्रमा करते हैं, जैसे आप ऐसे समझिए गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, तो गोवर्धन पर्वत के चारों ओर घूमते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो परिक्रमण है, रिवोल्यूशन। और जब अपने ही अक्ष पे घूम रही है, जैसे मान लीजिए आप अपने अक्ष पे घूम रहे हैं, आप खड़े हैं पूरब की तरफ मुँह करके, आपने उत्तर की तरफ मुँह किया, फिर पश्चिम, फिर दक्षिण, फिर पूरब, तो ये परिभ्रमण हुआ। आप अपना ही परिभ्रमण कर लिए, अपने ही अक्ष पे घूम गए। घूर्णन गति कहा जाती है या रोटेशन कहा जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति खड़ा हो, आप भी खड़े हैं, तो आप उस व्यक्ति के चारों तरफ घूम के फिर आके पुनर्स्थान पे खड़े हो जाएं तो यह परिक्रमण कहा जाएगा। ठीक, पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में सूर्य की परिक्रमा करती है और इसी के कारण परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं का निर्माण होता है। मतलब ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, यह किसकी वजह से होता है? परिक्रमण की क्रिया से। ठीक, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधी किरणें
चमकती हैं। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है, ठीक। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अर्थात कौन सा महीना? मई, जून, जुलाई का महीना। दिन की अवधि लंबी होती है, रात की अवधि छोटी होती है, 21 जून। 22 दिसंबर उत्तरीय क्या होता है कि इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पे सीधी पड़ती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य को से अधिक प्रकाश मिलता है, यहाँ दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती है। इसी समय उत्तरी अयनांत में क्या होता है? देखिए, जब 21 जून को उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधे पड़ती तो दिन बड़े होते, तो दक्षिणी में दिन छोटे होते हैं। इसका विपरीत संबंध होता है, याद रखिएगा एक दूसरे को। 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों परिस्थिति में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी चमकती हैं, ठीक। सूर्य किसी ओर झुका नहीं होता, दिन की रात की अवधि बराबर होती है, ठीक। ये दोनों क्रियाओं में एक ही बात है। प्राचीन समय में भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, जिन्होंने बताया था पृथ्वी गोल है, वह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। देखिए, जब अंग्रेजों ने बताया कि पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसे सही माना गया, लेकिन आर्यभट्ट ने बताया तो वामपंथी और अंग्रेज इतिहासकारों ने कहा ना ना, इसे दबा देना, इस मुद्दे को मत उछालिए। आर्यभट्ट को कुछ नहीं आता था। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, सुविधा के लिए 6 घंटे 1/6 भाग को नहीं जोड़ते। प्रत्येक 4 वर्षों में यही 6 घंटे मिलकर 24 घंटे का निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी क्या होती है? 28 की बजाय 29 की हो जाती है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है, ठीक। प्रमुख परिमंडल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मतलब मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो एक क्रम बनता चला जाएगा। सबसे पहले क्या होता है उसके पास? पृथ्वी के स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, या पृथ्वी का ठोस भाग है, ठीक, जिसमें चट्टानें, मिट्टी, पर्वत, मैदान आदि स्थित हैं। उसके बाद शुरू होता है वायुमंडल, गैसों की परत पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उन गैसों में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस व अन्य गैसें हैं। जलमंडल, पृथ्वी के ही कुछ भाग पे देखेंगे जल है, महासागर है, पृथ्वी का जल से घिरा भाग, महासागर, समुद्र, नदियां, हिम, झीलें, हिमनद, भूजल। जीवमंडल, जहाँ जीवन पाया जाता है, अर्थात जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं, उसे जीवमंडल कहते हैं, ठीक। अब देखिए, महाद्वीपों, कौन कौन से महाद्वीप हैं विश्व में? 7 महाद्वीप हैं, याद रखिएगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, बड़ा है, याद रखिएगा। कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग है। अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा है। कर्क, विषुवत एवं मकर रेखाएं तीनों अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो कई बार पूछा गया है किस महाद्वीप में तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका में से गुजरती हैं, ठीक। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है, अफ्रीका में स्थित है। नील नदी कहाँ है? अफ्रीका में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, बड़ी नहीं लंबी नदी है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई क्या है? 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना ट्रंच है, ठीक, 11,022 मीटर गहराई है। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई 1963 को एवरेस्ट पर चढ़ने की भी सफलता पाई। 1953 में 29 मई 1953 में तेनसिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने एवरेस्ट पर चढ़ने पर सफलता पाई। उसके पश्चात जापान की जुंगो तोबोई जापान की महिला थी। यह 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। उसके पश्चात भारत की महिला बछेंद्री पाल भारत की महिला है और इनसे पहली महिला है जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। मतलब 1984 में ही इन्होंने एवरेस्ट का
पर्वत पे कदम रखा था। ठीक है, इस तरह से हम लोग एनसीईआरटी के मुख्य बिंदुओं को देखे हैं। अगला वीडियो कक्षा 7 की भूगोल, कक्षा 7 की भूगोल के सभी बिंदुओं को देखेंगे एनसीईआरटी के। कक्षा 6 का ये पूरा मैटर इससे पहले एक वीडियो बनाए थे छोटा सा, और ये दोनों मिला के हैं। आगे से एक मैटर को एक ही दिन समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक आप लोगों से बस निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखा करें। वीडियो में आपके उपयोग की सारी जानकारी है जो निःशुल्क दी जा रही है और अच्छी चीज़ दी जा रही है। देखिए, तमाम किताबों से निकाल के नोट्स बना के पढ़ाने से मतलब है कि एनसीईआरटी पहले एक बार पढ़ लिया जाए, उसके पश्चात मोटी किताबें या कोचिंग के नोट्स पढ़ा जाए। आप लोगों को बस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर और वायरल करना है। जय हिंद साथियों।